नमस्कार साथियों। तो आपका चल रहा है प्रश्नावली 4.1 जिनमें से कि 1 का जो भी प्रश्न दिया गया था टोटल प्रश्न पर डिस्कस कर लिए थे ना। तो आज उसका जो क्लास होगा उसमें सीखेंगे भाई 4.1 का 2 नंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 2 का 1 नंबर प्रश्न। तो 1 नंबर पढ़ने से पहले भाई देख लीजिए ऊपर में आपको कहा क्या दिया गया। कहता निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, यानी द्विघात समीकरण बनाइए। और द्विघात समीकरण हमने बताया था माता पिता को लाइए और छोड़ दीजिए। हालांकि सवाल कुछ भी कहे लेकिन ऊपर में आपको संकेत में लिख दिया गया है कि द्विघात समीकरण में ला दो और छोड़ दो। क्लियर है? तो बस यहाँ पे जो सिलेबस में कह रहा है वही चीज पर डिस्कस करें, उससे आगे नहीं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा भाई, बिलीव कीजिए आपको जो कि समझ में आएगा ही आएगा। देखिए क्या कहता है, कहता एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया 528 मीटर स्क्वायर है। कहता एक आयत का क्षेत्रफल है, उसको नाप जोड़ करके जो भी इंजीनियर आया कहते 528 मीटर स्क्वायर है और क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में रहता है, रहना पसंद करते हैं, ध्यान में रखना। क्लियर है? और कहता कि क्षेत्र की लंबाई जो कि मीटर में, तब जो क्षेत्रफल मीटर है तो लंबाई हो या चौड़ाई हो सब मीटर में होगा। तो ब्रैकेट में इन्होंने लिख दिया कि क्षेत्र की जो कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। कहते जो भी लंबाई होगा, उन्होंने नापा और आकलन करके बता रहा है किसी को कि उसका जो लंबाई है, जो चौड़ाई जितना भी आया है उसको 2 से गुना कर दो और 1 प्लस कर दो तो वो लंबाई हो जाएगा। ये चीज इन्होंने कह दिया। तो कहता है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये जो एक्स्ट्रा बातें यहाँ पे जो रहा, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, लेकिन हमको ज्ञात नहीं करना है क्योंकि ऊपर में बोल दिया गया सिर्फ द्विघात समीकरण निकालो और छोड़ दो। ठीक है, तो इससे तो लेनी देनी नहीं है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये आप भी माइंड में सेट कीजिए। अगर एग्जाम हॉल में आपको देखिए ये जब द्विघात समीकरण निकालने वाला आ जाए तो 2 मार्क्स का पूछेगा, लेकिन आप अगर इसका भी आंसर लंबाई चौड़ाई निकालने लगेगा तो टाइम तो आपका ना खराब हुआ। तो ये थोड़ा बहुत ध्यान में रखना, क्या कह रहा है वो चीज करना है। तब यहाँ पे समझिए वही चीज हमने एज्यूम किया यहाँ पे कि माना कि आयत की जो कि चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई पता रहेगा तभी लंबाई पता रहेगा, तो एज्यूम किया कि आयत की चौड़ाई होगा x मीटर, चौड़ाई मान ले x मीटर। अब लंबाई तो ऑटोमेटिक निकलेगा क्योंकि वो कह दिया कि जो भी चौड़ाई है उसको 2 से गुना कर दो और 1 प्लस कर दो। देखिए यहाँ पे वही की तथा आयत की लंबाई चौड़ाई जो भी था इसको 2 से गुना कर दिए, 1 प्लस बोला तो 1 प्लस कर दिए, इतना मीटर लंबाई हो गया। और सबको पता है और आपको भी पता है कि आयत का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर बुक में दिया। ये तो हमने कुछ नहीं यहाँ पे जोड़ा हो, हमने तो लंबाई चौड़ाई, ये चौड़ाई लंबाई बताया क्या है, क्षेत्रफल तो आपको दिया गया है ना। तो यहाँ पर तो इतना सा कंप्लीट, ये आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, लेकिन आप सब जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, एल इंटू बी होता है। तो इसका मतलब यह हुआ वो जो आपको क्षेत्रफल दिया गया है वो पहले से आकलन करके दिया गया, आंसर ला दिया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रश्न के अनुसार से आयत का क्षेत्रफल ये है और हम लोग के अनुसार से आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई है। तो यहाँ पे वही लिखे लंबाई गुना चौड़ाई किसका क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल है। बोले सर जी आप उल्टा लिख दे, उल्टा इसलिए लिखे कि शेड्यूल तैयार हो जाए, आपको कहीं भी दिक्कत ना हो जाए, समीकरण डायरेक्ट निकल जाए, ये पार से वो पार करना ना पड़े, इसलिए। तो हम लोग के अनुसार से लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, जो कि लंबाई आपका दिया गया 2x प्लस 1 भिन्न हुआ और गुना चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई x। अब प्रश्न में कहता है कि 528 मीटर स्क्वायर है, तो दोनों तो आपस में बैलेंस है। हम लोग के अनुसार से ये क्षेत्रफल है, प्रश्न के अनुसार से ये क्षेत्रफल है, तो दोनों आपस में क्या हो गया, बैलेंस हो गया, है ना। चलिए तो दोनों बैलेंस कर दिया। अब इसको गुना कीजिए, इसके आगे कुछ होता है तो 1 होता है, ध्यान में रखना। तो 1 इंटू 2 कीजिएगा तो 2 है ना रहेगा, और x गुना x कीजिएगा तो पावर इस पे चढ़ जाएगा, तेरे x पर पावर हो जाएगा आपका 2 और प्लस तो प्लस है, ये x तो x है। अब लास्ट काम कीजिए ना, ये वाला जो है ना वो पार में इसको है पर कर लीजिए, कहानी खत्म। 528 इक्वल वो पार में बचा 0, यानी शून्य बच गया। और हमने आपको बेसिक क्लास में सिखाए थे माता पिता मौजूद है तो द्विघात समीकरण है, नहीं है तो नहीं है। अब माता पिता किसको कहते हैं, यहाँ पे 2 गो, ये x पर पावर जो 2 है ना, एक माता का है एक पिता का है, और आंसर निकलने वक्त भी 2 गो आंसर आएगा, तो वो ध्यान में रखना, जब आंसर निकलेंगे तब चर्चा करेंगे। तभी यहाँ पे पावर 2 आ गया, तो यही आपका द्विघात समीकरण आगे, तब यहीं पे आंसर दे दीजिए। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाइए नहीं, क्योंकि
शुरू में आपको बोल दिया जाएगा, सिर्फ द्विघात समीकरण निकालो और छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए हम साइड लेते हैं, आप लिखिए इसको। देखिए दूसरे का प्रश्न क्या कहता है, 2 का 2 नंबर कहता है दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब समझे लगातार, 1 के बाद 2 ही आना चाहिए, ऐसा नहीं कि 3, अगर आया तो 2 क्रमागत में आप नहीं है। ठीक है, तो कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। जब हम पढ़े तो आप भी पढ़िए, किताब में देखिए वो चीज लिखा है कि नहीं है, तब ना होगा। अगर हम पढ़ रहे आप सिर्फ सुन रहे कहेगा सर जी समझे में नहीं आया, ऐसा थोड़े ना होता है। हम पढ़े तो आप भी पढ़िए, जब हम समझाने लगे आप स्टॉप हो जाइए, छापिए मत। और छापिएगा तो लाइब्रेरी में बहुत सारा पुस्तक रहता है, तो काहे ना लाइब्रेरी वाला पूरा विद्वान बन जाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। तो दो क्रमागत मतलब लगातार धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक को भी समझिए। धनात्मक पूर्णांक का मतलब हमने तो बेसिक में बताया था, पहला चैप्टर में धनात्मक पूर्णांक किसको कहते हैं, प्लस वाला पूर्णांक। और पूर्णांक स्टार्ट होता है 0 से प्लस वाला, है ना। तो दो धनात्मक पूर्णांक मतलब लगातार बोल रहा है। ठीक है, तो उसका गुणनफल 306 है। तो कहता है हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना, ये जो बोला ना हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना, हमें ज्ञात ही नहीं करना है, को ऊपर में बोले दिया गया द्विघात समीकरण निकालिए और छोड़ दीजिए, इसलिए तो बस इसी पर तो फोकस करना है। हमें क्या बोला, दो धनात्मक पूर्णांक। अब पहला क्या है पते नहीं, लेकिन ओरिजिनल में अगर देखा जाए तो धनात्मक पूर्णांक अगर स्टार्ट की बात करें तो शुरुआती से तो 0 से होता है। स्टार्ट की बात किया जाए तो भाई 0 1 2, धनात्मक मतलब प्लस वाला, हालांकि पूर्णांक संख्या तो प्लस माइनस दोनों होता है, तो धनात्मक बोला सिर्फ प्लस वाला लेना, तो 0 से स्टार्ट हो जाएगा, इस प्रकार से जाते रहेगा, कहाँ तक जाएगा पता नहीं है। तो हमें थोड़े ना बोला कि 0 तुम स्टार्ट कर दो, क्या है पते नहीं है। अब 20 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है धनात्मक विषम, लेकिन लगातार अगर 4 आए तो उसके बाद 5 आना चाहिए। तो 4 आए तो 5 आएगा कब, जब 1 जोड़ेंगे तब ना भाई। जैसे मान लेते सपोर्ट डेट ये 5, एक धनात्मक पूर्ण अगर 5 आ जाए तो दूसरा का आएगा 6, तो क्या कैसे 6 आया, बोलेगा सर जी इन दोनों के बीच का अंतर 1 का, यानी कि 5 में 1 जोड़ा तब 6 आया। उसी प्रकार से एक आएगा 7, तो दूसरा का आएगा 8 कैसे कहेगा सर जी यहाँ पे 7 है और एक का अंतर है, यानी 7 में 1 जोड़ेंगे तब जाके 8 आएगा, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक जितना भी लीजिएगा तो 1 का अंतर आएगा। यहाँ पे जैसे हमने 1 लिखा, 1 और 2 के बीच का अंतर 1, 2 3 के बीच का अंतर 1, 3 4 के बीच का अंतर 1, तो 1 का अंतर है। अगर हम पहला कोई चीज एज्यूम कर लेते हैं उसके बाद दूसरा ऑटोमेटिक अगर उसमें 1 जोड़ देंगे तो दूसरा का धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, नहीं बिल्कुल होगा भाई, इसे तो कोई समझने वाली बात ही नहीं। तो पहला क्या दिया गया यही पता नहीं है, जो कि हमने उसे एज्यूम कर लिया, मान लिया कि पहला जो दिखे, पहले इसको हम मिटा देते। ठीक है, ये जो हमने फालतू चीज लिखा, फालतू नहीं भाई आपके लायक है, ये चीज समझिए ना ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो हाँ, तो हमने क्या बोला कि मान लिए, एज्यूम कर लिए कि माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है। अब बताइए पहला x निकल गया तो दूसरा तब ऑटोमेटिक आप भी बता दीजिएगा, नहीं इतना भी एग्जांपल दिए तो दूसरा क्या होना चाहिए, बोलेगा सर जी जो भी पहला है उसमें 1 को जोड़ दीजिए तो दूसरा का आ जाएगा, बिल्कुल राइट। तो यहाँ पे हमने वही क्या, तथा दूसरा का धनात्मक पूर्णांक जो है x + 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 जोड़े रहे थे तो अगला वाला निकल जाता है। जैसे 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा धनात्मक पूर्णांक, 2 में से 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा धनात्मक पूर्णांक, 3 में से 1, तो लगातार ना जा रहे हैं, तो लगातार में 1 ही ऐड करना है। और गुणनफल दिया गया 306, यानी कि ये कहता है कि अगर इन दोनों के गुना कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 306। ठीक है, तो वो प्रूफ तो हम प्रूफ भी कर सकते हैं आंसर निकाल करके एक्स का वैल्यू, लेकिन वो चीज सवाल में मना कर दिया गया, बोला वो चीज नहीं निकालना आपको, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा गुणनफल दिया गया ना तो प्रश्न अनुसार से आते हैं, यानी अब प्रश्न के अनुसार से आएंगे, जो भी प्रश्न में कह रहा है उसी पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार से अब आएंगे। तो गुणनफल दिया गया 306, हम लोग के अनुसार से गुणनफल देखिए एक होगा x और गुना कर दीजिए कितना x + 1, तो हम लोग के अनुसार से गुणनफल ये आया, प्रश्न के अनुसार से 306 है, तो दोनों तो आपस में बैलेंस होगा, बैलेंस का मतलब बराबर होगा, तो 306 के बराबर हो जाएगा, ये तो सवाल में ही कह दिया गया। अब इसको थोड़ा सा गुना कर लीजिए, x गुना x स्क्वायर, x गुना +1 तो 1x रह जाएगा, और स्क्वायर पट्टी ला लीजिए तो हो जाएगा 306 आ जाएगा, है ना, इस साइड में रहेगा 0। अब भाई अगर x का वैल्यू निकालिएगा उसके बाद x के स्थान पर रखिएगा ना वैल्यू, तो 306 आपका रिजल्ट दे देगा अगर ये वाला,
यहाँ पे एक्स का स्थान जो भी आंसर आ जाएगा, अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो आंसर जो भी आ जाएगा उनमें से एक्स का वैल्यू आएगा, तो एक्स के स्थान पे रख दीजिएगा 396 आंसर आएगा। ये बात ध्यान में रखना है, जो भी आंसर आएगा। लेकिन आपको तो उतना कहा नहीं है, तो बस इतना ही कहा, तो डायरेक्ट यहीं पे आप क्या कर दीजिए, आता है करके आंसर मार दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? चलिए लिखिए अब देखिए 3 नंबर प्रश्न 2 का 3 नंबर क्या कहता है समझ लीजिएगा, ठीक है, समझ लीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका क्लियर हो जाएगा। कहता है कि रोहन की माँ बड़ी है, रोहन की माँ उससे यानी किससे, रोहन से। हालांकि किसी का भी मान ले, अब रोहन रहे या सोहन रहे या रामू रहे या फिर गोपी रहे, किसी का भी माँ रहेगा ना अपना बेटा से ज्यादा ही बस करेगा, बस की रहेगी, है ना। तो बस वही बोला, रोहन की जो माँ है ना उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो उनकी आयु वर्षों में है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। कहता 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद की बात कर, अभी की नहीं। मान लेते अभी मेरा उम्र 20 साल है, सपोज 20 साल है, और मेरी माता की उम्र मान लेते हैं कि 35 साल है। समझिएगा, समझिए यहाँ पे मेरा उम्र समझिए, उसके बाद उम्र मतलब वर्ष, ठीक है। मैं चलिए मेरा जो है कि उम्र जो है 20 वर्ष, और मेरी माता की उम्र, माता मान लेते हैं 35 वर्ष। समझिएगा ध्यान से, अभी है, अभी, अभी का मतलब अभी प्रेजेंट में, लेकिन हम बोल रहे आपको 3 वर्ष बाद की बात करेंगे, तो 3 वर्ष बाद मेरा हो जाएगा 23 साल, इधर हो जाएगा 38 साल। नहीं, बिल्कुल होगा। अभी प्रेजेंट में 20 साल, तो बाद जैसे बोले तो जोड़ देना, माइंड में सेट कर लीजिए, बाद या फिर पश्चात। पश्चात का मतलब भी होता है जोड़, और बाद का भी मतलब होता है प्लस, और पहले का मतलब होता है घटा, और पूर्व का मतलब होता है घटा। ये माइंड में सेट कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पे नोट बना करके, ठीक है। तो हमने बोला अभी मेरा उम्र अगर 20 साल है तो 3 वर्ष बाद की बात करें तो हो जाएगा 20 3 23, और माता की उम्र मान लेते 35 साल है तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 38। अभी भी ये दोनों बैलेंस में कहने का अनुसार से, ठीक है। अगर हमें अब बताइए, मान लेते कि हम अपना उम्र नहीं जानते, तब कैसे निकालेंगे? हाँ, कैसे निकालेंगे? तब तो हम कह सकते हैं भाई एक्स है, तब तो कह सकते हैं एक्स है, और मान लेते हैं कि मेरी माता की जो उम्र है वो 26 वर्ष हमसे अधिक है, तो हम कह सकते हैं ना 26 वर्ष अधिक है ना, तभी एक्स है ना, तो ये एक्स में से 26 जोड़ दीजिए तभी तो प्लस हो जाए, यानी यहाँ 5 होता, सपोज यहाँ 5 वर्ष, यहाँ होता 20 साल, हम बोलते हैं कि ये 26 साल ज्यादा है, तो 20 में 26 जोड़ देते हैं, है ना, करते हैं। अब अभी मान लेते हैं मेरा एक्स साल है, पता नहीं किसी को एज करता है, तो लेकिन माता की जो उम्र है वो 26 साल बड़ी है हमसे, तो मेरा जो भी उम्र है उसमें 26 जोड़ दीजिए तो माता की उम्र निकल जाएगी, है ना। बस प्रश्न में भी वही कह दिया, और कह दिया कि अगर गुणनफल करोगे ना तो गुना अगर आपस में उम्र गुना कर दोगे, कहता है 360 आंसर आ जाता है। तो प्रश्न में भी वही है ना भाई, प्रश्न में भी वही है। तो यहाँ देखिए वही चीज एज्यूम की है, देखिए तो एक बात ध्यान से देखिए, मान लिए कि अब देखिए, अब मेरा उम्र कितना आपको थोड़ी ना पता है ओरिजिनल में कितना है, लेकिन फिर भी आप निकाल सकते हैं। अगर हम आपको अपनी माता की अगर उम्र बता दें तो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा? जैसे यहाँ पे ये चीज निकालेंगे वैसे निकालेंगे। हालांकि आंसर यहाँ पे निकालने के लिए नहीं कहा, समीकरण नहीं छोड़ने के लिए कहा, तो समीकरण नहीं छोड़ देंगे, आप निकाल सकते किसी का भी एज, अगर माता की उम्र पता रहे या फिर पिता का उम्र पता रहे तो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ मान ले, एज्यूम कर ले, माना कि रोहन का वर्तमान आयु, आप अपना भी आयु निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी पर माता का उम्र याद कीजिए या पिता का, उससे आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मान लिया कि रोहन का वर्तमान आयु एक्स वर्ष होगा, पता नहीं था तो एक्स वर्ष, और उस माता तुरंत 26 साल इससे ज्यादा हो जाएगा, तो हम बोले एक्स में से 26 वर्ष जोड़ देंगे तो माता की आयु निकल जाएगी। ये बुक में लिखा हुआ है, कोई एक्स्ट्रा बातें हमने नहीं बोला, ध्यान में रखिए, ये सब लिखा हुआ है, वही चीज कर दी, बस हमने लिखा क्या क्या चीज होगा कैसे होगा। प्रश्न के अनुसार से देखा जाए तो बोला भाई वर्तमान में तो ठीक है, 3 वर्ष बाद चले जाओ, तो दोनों को 3 वर्ष बाद भेजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने भेज दिया 3 वर्ष बाद रोहन का वर्तमान आयु, तो अभी एक्स है 3 साल बाद जाएंगे,
तो बढ़ेगा ना, अभी 2024 है तो 3 साल बाद 27 ना आ जाएगा, तो 24 में 3 जोड़े तभी तो 27 आएगा। उसी प्रकार से अभी एक्स है, एक्स में से 3 जोड़ेंगे तो 3 साल बाद चल जाएंगे, है ना। उसी प्रकार से अब हमने बोला था 3 वर्ष बाद अब रोहन की माता की आयु देखा जाए, तो अब प्रेजेंट में रोहन की माता क्या होता है, x+26, x+26, चलिए इसको ब्रैकेट के अंदर अनुसार 3 वर्ष बाद बोला तो +3 कर दिया, हालांकि इसको ब्रैकेट नहीं देखिए, ऐसे कीजिए, ठीक है। ब्रैकेट में अगर माइनस देता है ना तो आपका गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 वर्ष बाद तो 3 जोड़ दिए, अब यहाँ पे जोड़े तो पता चल एक्स और 26 और 3 हो जाए 29 वर्ष। अब बोला इसको गुना कर दो, किताब में लिखा हुआ है कि गुना कर दो, 360 आंसर आ जाता है। तो चलिए गुना कर देता हूँ। तो रोहन का जो आयु है वो है x+3 और उसकी मम्मी की जो है वो है x+29। बोला इसको गुना कर दो, तो ब्रैकेट ही कहता है गुना, तो गुना कर दिया। अब थोड़ा सा इसको हल कर दीजिए, ठीक है। तो x से गुना कीजिए, इसमें जब हम स्टार्टिंग में 4.1 वाला जब सवाल बता रहे थे 1 में जितना भी था, तो ऐसा सब कैलकुलेशन आया हुआ था, तो बताए थे अच्छी प्रकार से। तो ये वाला चीज को उठा करके इसमें गुना कर दीजिए, फिर +3 से इसी में गुना कर दीजिए, आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। एक्स से गुना कर दिए ये वाला x+29 और फिर बचा +3, तो +3 से फिर इसी में गुना कर दिए x+29। ये माइंड में सेट कीजिए, ऐसे होता है तभी होगा। ये कहिएगा कि समझ में ही नहीं आया तो नहीं आएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ उसको सेट कीजिए माइंड में, कैसा ही होता है। जब ऐसा रहेगा 2 टर्म में गुणनफल है प्लस या माइनस है, तो आपको एक एक करके ऐसे गुना कर दीजिएगा, हो जाएगा, गलत नहीं होगा। तो x गुना x, अच्छा तो गुणनफल बोला 300 कितना आपको दे दिया, हालांकि यहाँ पे नहीं लिखा 360 बोला, तो क्या कहते हैं यहाँ पे लिख देते पहले। ये देखिए यहाँ पे दे दिया गया, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने क्या ना छोड़ दिया, ये देखिए आपको कहता है कि ये सब ताम झाम करने के बाद 3 वर्ष है ना, ये कहता है गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष बाद जब चले जाओगे तब 360 हो जाएगी। तो ये गुणनफल दिया गया, तो यहाँ पे लिख देते थोड़ा सा कि ये जो भाई आपका गुणनफल दिया गया है, कहाँ पे लिख देना, चलिए यहाँ पे 360 तो आपका हो जाएगा, है ना। ये गुणनफल थोड़ा सा आपको लिखना है यहाँ पे, इसके नीचे में लिख देना है, या तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गुणनफल 360 दिया था, 360 हमने लिखा, हम लोगों के अनुसार ये वाला गुणनफल आएगा, प्रश्न में ये दिया इसलिए दोनों आपस में बैलेंस है, ठीक है। तो ये जैसे किए तो यहाँ पे 360 है, तो भाई 360 दिए, बराबर है तो याद दीजिएगा, ठीक है, बस इतना सा कम करना है। अब गुना कीजिए, x गुना x हो जाएगा x² प्लस x गुना 29 हो जाएगा 29x प्लस 3 गुना x हो जाएगा 3x प्लस 3 इंटू 29, तो 9×3 = 27 के लिए हो जाएगा 7, 3 दूना 6, 6 2 हो जाएगा 8, बराबर हो जाएगा 360। क्लियर है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। अब देखिए एक ठीक कर लीजिए, x² तो x² हो गया और 29x और 30x जोड़ दीजिएगा तो प्लस हो जाएगा 32x, है ना। और ये इसको भी पार ला लीजिए तो प्लस आपका 87 है, यह पट्टी आएगा तो प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस है, तो माइनस हो जाएगा 360। मैंने बेसिक में ही बता दी, ये पार में बचा 0। बेसिक में हमने हालांकि जिक्र किया था, प्लस ये पर आएगा तो क्या होगा, नहीं होगा। क्लियर। अब देखिए या करके बोल दीजिए x² प्लस 32x और ये घटा दीजिए, क्योंकि माइनस प्लस घटेगा तो भरकम छोटका घटाइए, इससे 45 10 होगा, यहाँ पे 10 में से 7 गया तो बचेगा 3, यहाँ बचा 5, 5 में से 8 घटेगा नहीं, तो इससे 45 15, 15 में 8 घटा बचा 7, यहाँ बचा 2, तो यह लिख दीजिए 2। अच्छा प्लस होगा कि माइनस होगा, तो बड़ा क्या है बोलेगा कि सर जी 360 है, 360 के पहले जो है वही चीज उठा जाएगा, तो माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, वो पर में बचा 0। इतने सम बोला हमको छोड़ देने के लिए, तो ज्यादा तम हम नहीं करना, आपको आंसर लिख देना, ठीक है। चलिए अब लिखिए इसको, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ध्यान से समझिएगा नहीं तो माइंड आपका बाउंस हो जाएगा, पता नहीं चलेगा क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो कहता है एक रेलगाड़ी की जो कि 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। आप सब भी पढ़िए, पहले जो मैं पढ़ रहा हूँ आप भी पढ़िए, ताकि आपके माइंड में थोड़ा सा सेट हो जाए, और नहीं हो तो भी ध्यान से देखिए, रिपीट कीजिए, बार बार बनाइए, ऑटोमेटिक माइंड में सेट हो जाएंगे, ध्यान में रखना, और बिलीव कीजिए आपको हो जाएंगे, ठीक है। कहते हैं कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है, कहता अगर समान चाल है तो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय कर लेता है, समान चाल है तो 480 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। कहता अगर, अगर बता, अगर लगा दिया समझिए ये डाटा गड़बड़ करेगा, तो कह दिया अगर यानी कि यदि, यदि
इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, यानी कम होती का मतलब कम कर दिया जाए, तब बताओ। तब कहता है कि वह उसी दूरी को, जो दूरी है आपका 480 किलोमीटर, कहता उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। अब वही दूरी जो पहले कर रहे थे अब 3 घंटा लगा रहा है, ठीक है, वो पहुंचने में। तो कहता है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। आपको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात थोड़ी ना करना है, समीकरण निकाल के छोड़ना है। आप समझिए थोड़ा सा, आप मेरे बात को यहाँ पे समझिए, मौखिक भाषा समझिए। देखिए, जब गाड़ी का जो स्पीड, स्पीड हालांकि हमें पता नहीं, स्पीड को कहते हैं चाल, ठीक है, 1 घंटा में जो तय की गई दूरी होता है उसको चाल कहते हैं, तो वो पता नहीं। अगर मैं थोड़ा देर के लिए आपको बता दूं कि रेलगाड़ी का स्पीड अगर बता दूं 100 किलोमीटर पर आवर, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए 100 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर अगर चल जाते हैं, है ना, 100 किलोमीटर चल, 1 घंटा में 100 किलोमीटर चल रहे, सपोर्ट दैट, हालांकि 100 से ज्यादा होता है, ठीक है, मान लेते, एज्यूम कर लेते हैं, या तो चलिए 500 मान लेते हैं, ये 500 1000 मान लेते हैं, 1 घंटा में 1000 किलोमीटर मान चल रहा है, कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी एज्यूम कर लेते, पूरा रफ्तार चल रहा है, ठीक है। तो हम 1 घंटा में इतना जा रहा है, अगर हम कह दे कि इसका स्पीड अब कम कर लेते हैं, समझिए मेरी बात को, स्पीड कम कर लेते हैं, कम कितना कर लेते हैं, सपोर्ट दैट 400 कम कर लेते हैं स्पीड, अब 400 कम कर लेते हैं, तो बचेगा 600, हालांकि 400 कम कर लेंगे, तो अब इसका 1 घंटा में स्पीड है 600। अब पहले 1 घंटा में 1000 किलोमीटर तय कर जाता, दूरी एकदम पूरा रफ्तार में रेसिंग में चल रही ट्रेन, ठीक है, तो 1 घंटा में 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, अब 400 कम कर दिए, तो पक्का अब उस वो जाने में उसको और ज्यादा समय लगे, अब थोड़े ना 1 घंटा में पहुंचेगा, क्योंकि कम ना कर दिए, तब 1 घंटा में वो नहीं पहुंचेगा, अब उससे ज्यादा में पहुंचे, घंटा समय ज्यादा लगेगा, जो कि सवाल में वही कह दिया कि जो आपका समय जो लग रहा है, ये पे समय आपको दिया गया है सवाल में 3 घंटा अधिक, यानी कि अधिक का मतलब था +3, कब लगेगा, जब स्पीड कम किया है तब। तो यहाँ पर अब पॉइंट पकड़े, तो यहाँ पे आप समझ गए, जब कोई भी ट्रेन हो उसका अगर सामान्य चाल जो भी है उसमें यदि हम क्या करेंगे, उसका स्पीड को कम कर, आप ही बाइक ही चलाते हैं या साइकिल ही चलाते हैं 10 के रफ्तार में, 12 के रफ्तार में अगर जा रहा है, तो अगर उसका स्पीड कम कीजिएगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा ना आपको पहुँचने में। कोई स्थान जैसे यहाँ से भागलपुर जाना है, बाइक से जाना है, 60 का स्पीड है, आप पहुँच जाते मान लेते 10 मिनट में, ठीक है, अगर स्पीड उसका 60 नहीं अब 40 कर दें, अब थोड़े ना कि अब 10 मिनट में पहुंचेगा, ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ भी वही है भाई आपका, तो हमने एज्यूम कर लिया कि पहले स्पीड क्या है पते नहीं है, स्पीड हमने मान लिया यहाँ पे, माना कि रेलगाड़ी की समान चाल जो उसका स्पीड है वो मान ले x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर 1 घंटा में वो चल जाती है, ठीक है। तो तथा रेलगाड़ी की चाल कम होने पर चाल, जब रेलगाड़ी की चाल कम हो गया तो कितना कम हुआ, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब जो चाल बचेगा उसका, तो x पहले था, अब x में 8 घट के चाल आएंगे ना, जैसे हमने अभी 1000 का एग्जांपल दिया था, 1000 में से 400 मीटर कम किया तो 400 हटा करके बताया था 600 बचा, तो उसी प्रकार से x हट 8 किलोमीटर घट के अब बचेगा चाल, ठीक है, तो ये हुआ है ना। और समय बोला 3 घंटा अधिक लगता, अब यहाँ पे समझिए समय बराबर फॉर्मूलाज होता है दूरी बटे चाल, है ना, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, आप लिख लीजिए, चलिए लिख लेता हूँ, ठीक है। समय बराबर फॉर्मूला होता है, ध्यान में रखना है, समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। अच्छा एक बात ध्यान में रखना, जब भी कोई भी फॉर्मूला लिखेगा ना, कोई भी चीज यूज कीजिएगा तो बराबर के बीच में लकीर खींचना, ठीक है, तो है ना, तो दूरी बटे समय होता है, सॉरी चाल बाय दूरी बटे चाल होता है। यहाँ 2 कंडीशन बना है तो दोनों कंडीशन को आपको फॉलो करना है, तब जो कि आपका माइंड में सेट होगा, ऐसे अन्यथा गया। अब देखिए ध्यान से देखिए 3 घंटा अधिक लग रहे हैं, किसके कारण 3 घंटा अधिक लग रहा है, जब स्पीड कम हुआ तब ना 3 घंटा अधिक लग रहा है कि नहीं है। तो अगर हम बोले कि इसका दूरी बटे चाल अगर कर दिया जाए, सपोज डेट दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी आपका दिया गया, तो दोनों के लिए दूरी तो सेम दिया गया 480 किलोमीटर, है ना, दोनों के लिए दूरी दिया गया 480 किलोमीटर, तो दूरी बटा चाल, चाल पहले माने के तो x,
एक्स, एक के लिए जब समान चाल से जाता तो उसको समय यही लगता, जो भी एक्स के स्थान पे निकलेगा उसको भाग दे देंगे दूरी में, तो कितना लग रहा है समय, तो मेरा निकल ही जाएगा। ठीक है, यानी 1 घंटा में कितना दूर जा रहा है। तो दूरी 480/4 हो गया पहले एक्स की, तो एक्स लिख दिए, दूरी बटे 4 की, लेकिन स्पीड कम किया। तो अब चाल ध्यान से देखिए समझिए, अब चाल x-8 है, x-8 है, लेकिन समझिए अब दूरी तो दोनों के लिए सेम है, 480 किलोमीटर ही तय करना है, तो 480 है। चलिए चाल की बात करें तो x- कितना हो गया 8, तो दूरी बटा चाल किए तो ये भी समय निकला, यहाँ भी दूरी बटा चाल किए तो ये भी समय निकला, दूरी बटा चाल क्योंकि दोनों बैलेंस है ना, तो दूरी बटा चाल समय, तो यहाँ भी दूरी बटे चाल तो समय, लेकिन घंटा कहाँ गया, 3 घंटा अधिक ना लगा। अब किसको 3 घंटा अधिक लगेगा ये तय करना है, और हमें बैलेंस करना है, यो ध्यान रखना। तब इसको ना 3 घंटा अधिक लगा है कि नहीं है, चाल कम हुआ, तब ये वाला जो ट्रेन है चाल कम होने पर जब ट्रेन का स्पीड किया तो 3 घंटा जो है कि उसको ज्यादा लेट से पहुंच रहे हैं, पहुंचना चाहिए 3 घंटा पहले, अब 3 घंटा लेट से पहुंच रहे हैं, तो किसको, इसको थोड़े ना लगेगा, ये तो सेम है, ये तो स्पीड समान था तो दूरी बटे 4 के, जैसे स्पीड कम हुआ तो 3 घंटा इसका कम लगा। हम अगर कहा देख बैलेंस करना है, समझिए मेरी बात को, बैलेंस करना है, तो हम कह सकते हैं ना कि भाई इसको 3 घंटा अगर इसमें जोड़ देते हैं तो दोनों बैलेंस हो जाएगा। बोले यार कैसे, नहीं समझ हो सकता है, देखिए चाल कम हुआ, इसका x-8 हुआ, 8 जैसे हुआ वैसे 3 घंटा ये क्या हुआ देर से पहुंच रहे हैं, तो हम कह सकते कि या तो इसमें 3 माइनस कर दीजिए तो बैलेंस हो जाएगा, ये 3 घंटा पहले पहुंच रहे हैं, या फिर हम कह सकते इसमें देर से पहुंचा, हमें बैलेंस करना है, इसको ये 3 इसको इसमें 3 ऐड कर दीजिए तो आपका दोनों ओर से बैलेंस हो जाएगा। इसमें 3 की जगह घटाइएगा ना, 3 घंटा ये ना लेट से पहुंच रहा है, 3 घंटा समय बोला अधिक लग रहा है, यहाँ देखिए समझिए अधिक लग रहा है, देखिए यहाँ पे एक बार पढ़ लेता हूँ, क्या बोला, कहता हुआ उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, अधिक कौन ले रहा है 3 घंटा, ये आपका 3 घंटा अधिक ले रहा है, यहाँ पे पॉइंट समझ जाइए ऑटोमेटिक हो जाए, 3 घंटा अधिक ये ले रहा है, नहीं ये 3 घंटा अधिक है, हम बोले बैलेंस करना है, 3 घंटा ज्यादा समय ये लेने लगा, इसका मतलब ये 3 घंटा कम लेता होगा, सोचिए एग्जूम कीजिए ये 3 घंटा ज्यादा ले रहा है समय पहुंचने में, इसका मतलब ये 3 घंटा कम लेता होगा, अगर मैं कह दे 3 घंटा इसी को प्लस कर दे तो दोनों बैलेंस में ना हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 3 प्लस के, क्लियर, 2-4 बार बनाइएगा ऑटोमेटिक समझ जाए, और हालांकि वीडियोस बनाए स्टॉप करके आप देखिएगा ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको हल कीजिए, ठीक है, तो इसको है पढ़ लाइए, तो मैं कह सकता 480/x-8, इसको है पढ़ लाइएगा तो 480 हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 3, तो 3 कर दिए। अब एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम आपका क्या जाए, कुछ नहीं एलसीएम होता है, कुछ नहीं, बस यही रहने दीजिए x और x-8, ऐसा भी हो सकता है एलसीएम, ठीक है, ध्यान में रखना, ऐसा भी हो सकता है जैसे मान लेते हैं 2-3 का एलसीएम देंगे तो होता है 6, हम बोलेंगे नहीं होगा, 2 और 3 होगा तो वो भी ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, तो एलसीएम लीजिएगा तो यही एलसीएम रहेगा। अब x-8 से x-8 में भाग देंगे, खल्लास हो जाएगा, बचेगा x, तो x गुना 480 करेंगे तो हो जाएगा 480, x माइनस x से x में भाग देंगे, कहानी खत्म, बचा x-8, x-8 गुना इतना करेंगे, तो चलिए कर दीजिए 480 से गुना कर दीजिए x-8, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, बैलेंस में हो गया आपका 3, को हल कीजिए ना, तो चलिए हल करता हूँ या, है ना, तो 480 x- देखो गुना कीजिए, ठीक है, तो हो जाएगा 480 x हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 से गुना, 8 गुना 0 तो 0 ये हो जाएगा ना, 8 ही 8 64 करीब 4, चलिए थोड़ा सा दूर करके लिखता हूँ, 64 करीब 4 पर 8 चौक 32, 32 हो जाता है आपका 38, क्लियर है, और बाकी बात नीचे में आपका क्या दिया गया, नीचे में दिया गया, इसको भी गुना कर लीजिए तो हो जाएगा x² माइनस 8x बराबर हो जाएगा 3, हो सकता है नीचे ना दिखे तो चलिए ये साइड में आपको लिख रहा हूँ, ठीक है, चलिए तो इसको क्या करिए, देखिए ये प्लस और माइनस इसको डिलीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देते हैं, 3 से गुना कीजिए इसमें तो हो जाएगा आपका यह करके लिख लेता 3x² और 3 गुना 8 हो जाएगा 24, यानी माइनस हो जाएगा 24x
और बराबर की बात करें तो यहाँ पे आपका 1 गुना कीजिएगा 3840, तो 3840 ही रह जाएगा। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे देखिए अभी भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 इसका कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो 3 का हम एक्स का बार में बोलेगा, एक्स एक बार में, तो एक्स स्क्वायर है। 3 का हम 24 का बार में बोलेगा, 3 कॉमन लेना, 3 का हम 3 का बार में बोलेगा 1 बार में, तो बस 1 एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो 3 का हम 24 का बार में बोले 8 बार में, तो 8 लेकिन एक्स तो एक्स बैलेंस हो जाएगा 3840। अब ये 3 से गुना है ना, भाग में कटता है, ठीक है। तो 3 से करें, 3 का 3, 3 का 3, 3 दूना 6, बचा 2, 3 अठे 24, 0 तो 0। फाइनल रूप से देखा जाए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये हाइपोथेटिकल कर दीजिए, ठीक है, तो हो जाएगा 1280। तो यहाँ पे यही आगे इतने से हम छोड़ा है, तो अतः करके जो है ना आंसर बता दीजिए, लास्ट में आपको अतः करके वो पर में 0 अतः करके आंसर बता देना, ठीक है भाई। तो चलिए हमने क्या क्या यहाँ पे आपका जो चल रहा है आपका 4.1 टोटल 2 क्लास में कंप्लीट कर लिया है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और एक मजे की बात बोलूँ, नेक्स्ट दिन के जो क्लास में स्टार्ट करूंगा 4.2 मोस्ट वीवीआई प्रश्न और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। और भाई वो जो मैं बताऊंगा वो नेक्स्ट दिन का क्लास मिस मत कीजिएगा, वो जो मैं बताऊंगा ना वहाँ पर आपको ट्रिक भी दूंगा ताकि ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाए। क्लियर है? तो नेक्स्ट दिन का क्लास मिस नहीं कीजिएगा। तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।